हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत ही बेसिक सा बच्चों वाला चैप्टर है, तुम्हें मिनट में याद हो जाएगा। बस मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सुन लेना और आराम से याद हो जाएगा। बचपन से तुम ये सारे कंसेप्ट सुनते आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये जो नोट्स है ये मैंने इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से लिए हैं, तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको नोट्स वगैरह चेक करने हो तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। साथ ही साथ कोई भी डाउट आए ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना और आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और बाकी जितने भी स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्रीली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी फॉलो कर लेना। ओके, चलो जी शुरू करते हैं अपना चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। भाई अब चैप्टर का नाम है तो पहले चैप्टर के नाम को समझना तो पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। रिसोर्स क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब है साधन। क्या मतलब है? साधन। अब जैसे मान लो कि मुझे लिखना है, तो मैं क्या लूंगी लिखने के लिए? पेन या फिर पेंसिल या स्केच पेन, ग्लिटर पेन, जो भी है ना वो लूंगी। तो मेरी जरूरत क्या थी? मेरी जरूरत थी लिखने की। उस लिखने की जरूरत को किसने पूरा किया? पेंसिल ने या फिर पेन ने। तो जो पेंसिल या पेन है ना, वो मेरा रिसोर्स है। मतलब कि हमें जितनी भी जरूरतें हैं, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सामान होता है। उस सामान को, उस चीज को हम क्या कहते हैं? साधन या फिर रिसोर्स। इतना समझ में आया? ओके। सो ये जो रिसोर्स है ना, ये एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें मिल जाए, ये थोड़े अच्छे से रेट पे मिल जाए, मतलब जो कि हर कोई अफोर्ड कर सके। इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब सबके सब लोग, चाहे जितने भी कल्चर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी संस्कृति हैं, वो सब उसको अपना ले। तो ये होता है एक साधन, रिसोर्स। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं इसके, है ना। अच्छा, टाइप्स हैं इसके, देखो। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे बायोटिक, ए बायोटिक, ये भी बच्चों सा है। और उसके बाद एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। ऑनरशिप के आधार पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन रिसोर्स, नेशनल, इंटरनेशनल। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे भी चार है: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। आसान है, डरो मत बिल्कुल भी। अच्छा, तो भाई यहाँ पर अब सबसे पहले ओरिजिन के आधार पे कितने बताए थे मैंने तुम्हें? दो रिसोर्स होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक जो जिंदा होते हैं, जैसे कि हम इंसान, पेड़ पौधे। और एबायोटिक कौन से होते हैं? जो कि जिंदा नहीं होते, जैसे कि पत्थर, मेटल, ये सब चीज। ये तो आसान है ना। उसके बाद एग्जॉस्टेबिलिटी के आधार पे भी दो रिसोर्स होते हैं: रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल का क्या मतलब होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, मतलब कि ऐसे साधन जो रिन्यू हो सकते हैं, मतलब जैसे कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा से बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आपका सोलर एनर्जी जो सूरज से आती है, और आपकी हवा, हवा कभी खत्म ही नहीं हो सकती, और अगर हो भी गई तो दोबारा बन जाएगी, इस टाइप से। और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? ऐसे साधन जो एक बार खत्म हो गए ना, तो उन्हें अरबों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल लग जाएंगे दोबारा बनने में। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, एक बार खत्म हो गया तो करोड़ों साल दोबारा लगेंगे बनने में, है ना। पेट्रोल का प्रोसेस याद है ना कि ये कैसे बनता है पेट्रोल? जैसे कि आज कोई पेड़ की डेथ हो गई, तो बहुत सारे सालों तक जमीन के नीचे जाएगा, और जमीन के नीचे क्या होता है? लावा, बहुत आग वगैरह। तो वहां पे क्या होगा? वो पेड़ जो है वो जल जाएगा, और जलने भुनने के बाद जो पेड़ होगा उससे क्या निकलेगा? कोल निकलेगा। और ऐसे ही सेम पेट्रोल का, पेट्रोल कैसे बनता है? समुद्र के नीचे जितनी भी चीजें मर वर जाती हैं, उसके बाद वो सॉइल्स के नीचे जाती रहती हैं, फिर मोल्टन मैग्मा से वो तपती रहती हैं, और उसके बाद वहां से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है। तो इन सब चीजों में कोल, पेट्रोल, गैस बनने के लिए करोड़ों, अरबों, खरबों साल लग जाते हैं, तो इसलिए वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में आता है। ओके, ओनरशिप के आधार पे आ जाते हैं हम। इंडिविजुअल रिसोर्स कौन से होते हैं? ऐसे साधन जो कोई एक इंसान ओन करता है, मतलब उस एक इंसान की वो चीज होती है, जैसे कि प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, फार्म लैंड, इस तरीके से। कम्युनिटी ओन रिसोर्स कौन से होते हैं? जो कि ऐसा कोई साधन या रिसोर्स जिसको पूरी कम्युनिटी, सारे मेंबर्स उसको एक्सेस कर सके, यूज कर सके, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड या फिर बिरियल ग्राउंड्स, इस तरीके से। नेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होते हैं, है ना, और ओशनिक एरियाज के अंदर होते हैं, मतलब अपने देश के अंदर। जैसे कि हमारी इंडिया का इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये इंडिया के पार्ट है ना। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्स होंगे वो सब इंडिया के होंगे, और इसमें रोडवेज, रेलवेज, केनाल, सब कुछ आता है।
नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब कि इसमें क्या होता है, साइंटिफिक पैनल होता है। साइंटिफिक पैनल में कौन होंगे, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, वो सभी देशों के लिए काम करते हैं। वो जो भी डिस्कवर करेंगे इंटरनेशनली वो सभी नेशन को वो शेयर कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स दैट एम टू हेल्प नेशन, वो सभी नेशंस को हेल्प करना चाहते हैं कि कैसे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है आप उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सकते हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ कर सकते हो। ह्यूमन नीड्स जो है, ह्यूमन की जो वांट्स है वो भी सेटिस्फाई कर सकते हो, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। स्टेटस के आधार पे अब डेवलपमेंट पोटेंशियल, सॉरी, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व है, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर, इस तरीके से। डेवलप्ड रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, ऐसे रिसोर्स जिनका सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब जान लिया है और शायद हम इसको यूज भी कर सकते हैं, उसको डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। स्टॉक कौन से होते हैं, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए एक सही टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है इन्वायरमेंट में, है ना? और इनके पास इतनी पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है कि ये हमारी ह्यूमन बीइंग की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स है वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द एक्सेस, लेकिन अभी ह्यूमन बीइंग्स के पास इनका एक्सेस नहीं है, ठीक है? इनके ह्यूमन्स के हाथ में अभी ये लगा नहीं है, तो जैसे कि हाइड्रोजन इन वाटर, ओके? रिजर्व भी स्टॉक की तरह ही है, हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए सूटेबल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है पहले, ठीक है? अगर वो टेक्नोलॉजी मिल गई तो हम इसको यूज़ में ले आएँगे, जैसे कि रिवर वाटर, ओके? अब आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भाई रिसोर्सेज यानी कि साधन हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, हमें जीवित रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधन में चाहे आपका हवा है, पानी है, आग है, हर चीज़ हम ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी। लेकिन क्योंकि हम इंसान इतने लालची हैं, इतने ग्रीडी हैं, तो हम इनका क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना, इनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और जिसकी वजह से बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे एनवायरनमेंट में आ रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, होल इन ओज़ोन लेयर, और या फिर ओज़ोन लेयर डिप्लीशन जो आप लिखना चाहो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और लैंड भी हमारी डिस्ट्रॉय या फिर डिग्रेड हो रही है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का मतलब जितना चाहिए ना उतना ही यूज़ करें, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें। हर एक इंसान को इक्वली बाँटा जाए रिसोर्स। ये नहीं है कि किसी इंसान को ज़्यादा मिल रहा है और किसी इंसान को बहुत कम मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को एक बराबर रिसोर्स मिलने चाहिए ताकि हर कोई अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से जी पाए और ग्लोबली पीस रहे, शांति रहे। कुछ ऐसा ना हो कि इसको तो ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है। तो इसलिए रिसोर्स को ये सब होने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान को बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबके लिए है और प्रकृति के साधन भी सभी के लिए हैं। तो सबको एक मात्र मिलना चाहिए, किसी को हाई किसी को लो प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, और इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि भाई बढ़ोतरी हो देश की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेवलपमेंट हो, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस बढ़ोतरी के चक्कर में हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें, हम अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो और साथ ही साथ डेवलपमेंट या फिर बढ़ोतरी प्रेजेंट में इस तरीके से हो कि वो फ्यूचर जनरेशन को खराब ना करे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से बढ़ोतरी हो। अब बात करते हैं रियो डी जेनेरियो समिट 1992 की। अब जैसे क्या होता है, पढ़ा तो देते हैं लेकिन फिर भी कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि ये रियो डी जेनेरियो है क्या, इंक्लूडिंग मी मुझे भी पहले पता नहीं था रियो डी जेनेरियो है क्या। तो ये ब्राज़ील में एक सिटी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? ब्राज़ील में एक सिटी है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के मेंबर्स आए थे। डॉक्यूमेंट साइन हुआ था कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और बढ़ोतरी का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अर्थ की सबसे बड़ी मतलब अर्थ के लिए सबसे बड़ी मीटिंग थी वो रियो डी जेनेरियो शहर में हुई थी और ये ब्राज़ील में है, ठीक है? और कब हुई थी? जून 1992 में, ठीक है? इसमें ये तय किया गया था कि जितनी भी एनवायरनमेंट को रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनकी कैसे प्रोटेक्शन की जाए और कैसे सोसाइटी की और इकोनॉमिकली बढ़ोतरी हो जाए, है ना? तो सब कुछ उस मीटिंग में डिस्कस किया था कि बढ़ोतरी भी हो लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। तो इस मीटिंग में
100 से भी ज़्यादा कंट्री के लीडर्स आए थे और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए साइन किया था, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को भी अपनाया था, जैसे कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और एजेंडा 21। ये सब जब आप अगर पॉल साइंस लोगे, आगे जाके आर्ट्स ह्यूमैनिटीज लोगे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे भी अगर आप पॉल साइंस लोगे ना, तो ये सब उनमें भी आएगा कि एजेंडा 21 क्या था, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था और लोकल एजेंडा 21 क्या था, ये सब चीज़ है। तो एक छोटा सा ब्रीफ यहाँ पर दिया हुआ है। एजेंडा 21 क्या था? ये भी एक एग्रीमेंट था, एक डिक्लेरेशन थी जो कि साइन हुई थी कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। इन 1992 कॉन्फ्रेंस का नाम ये था, ये यूएनसीईडी, ठीक है, मीटिंग का नाम, और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। अब इसका एम क्या था एजेंडा 21 का? कि इन्वायरमेंट को जितना भी डैमेज नुकसान पहुंचा है, जितनी भी गरीबी आई है, जितनी भी बीमारियां हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, सभी देशों को साथ में मिलके हम एक डिक्लेरेशन साइन कर देते हैं कि हम जो है लोकल लेवल पे सबको अवेयर करेंगे, लोकल के साथ साथ स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे सबको अवेयर करेंगे। और जब सबके दिमाग में ये चीज़ घुस जाएगी ना कि हमें अपने पर्यावरण के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना और बढ़ोतरी भी साथ साथ करनी है, तो तब जाके हम ये जो एम है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज एजेंडा 21। रिसोर्स प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे भाई, है ना, कि डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल डैमेज भी नहीं होने देंगे, तो इस चीज़ को अचीव कैसे करा जाएगा? रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू। अवेयरनेस तो है ही है, लेकिन हमें रिसोर्सेज को सब में एकमात्र बांटना है ना, तो इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि हर एक इंसान को इक्वल रिसोर्सेज कैसे बांटे जाएं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। और रिसोर्स प्लानिंग किस लिए इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इसेंशियल है, क्यों हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं? ताकि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट हो पाए, समझ रहे हो? और क्योंकि कई एरिया में तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, कई एरिया में रिसोर्सेज बहुत कम है, तो कैसे वो सारे रिसोर्सेज एकमात्र बांटे जाए हर एक इंसान के लिए? तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई रीजन्स ऐसे हैं जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और कई ऐसे हैं जिसके पास शॉर्टेज है, जैसे कि झारखंड और मध्य प्रदेश। दैट्स वाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब इंडिया की बात कर लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग में, है ना। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला स्टेट ये है कि हमें जो है रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी स्टॉक देखना है, इन्वेंट्री देखनी है कि हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कितने वो प्रेजेंट है, क्या उनकी क्वालिटी है, सर्वे करना, मैप करना, क्वालिटी, क्वांटिटी, मेजरमेंट, हर चीज़ को कर लेना, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ें जान लेंगे तो हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि बना होगा, वो प्लान बना होगा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से, स्किल से, इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, और तब हम जाके ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को सेटअप कर पाएंगे। प्लानिंग हो गया दूसरा काम। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ये जो हमने प्लान बनाया है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ हम मैच करके देखेंगे। फिर इंडिया भी ना बहुत सारे एफर्ट्स ऑलरेडी कर रहा है ताकि वो रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से अचीव कर पाए। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तब वो 5 ईयर प्लान्स बनते थे ना, कि पहले 5 साल में हमें ये अचीव करना है, अगले 5 साल में हमें ये अचीव करना है। तो तब भी जब ये फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए थे, तब भी ये सब चीज़ें रिसोर्स प्लानिंग की इम्प्लीमेंट हुआ करती, ठीक है। नाउ रिसोर्स एंड कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का मतलब आपको पता ही है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर राज कर लेती है, पावरफुल कंट्री ऑन द लो कंट्री, ठीक है। ओके, सो अब क्या हुआ, रिच नेचुरल रिसोर्स ऑफ कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। जो कब्जा करने वाले होते थे ना, वो उस जगह पर कब्जा करते थे जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स पाए जाते थे, ठीक है। ऑब्वियसली उन्हें कुछ फायदा दिखेगा तभी तो वो आएंगे, अदरवाइज क्यों आएंगे, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो लोग जो करते थे, पावरफुल कंट्री जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी,
तो तभी तो उन्होंने रेलवेज वगैरह को यहाँ पर लॉन्च किया था। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से वो लोग क्या करते थे, नेचर से रिसोर्सेज को निकाल लेते थे, है ना। अब इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है जब उसके ऊपर राज हुआ था इंडिया के ऊपर, पहले मुगल्स का, फिर ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने ये देखा कि जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है एज वेल एज जो टेक्नोलॉजी है और ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। मतलब एक सही तरीके से विकास होने के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्ड पीपल एज वेल एज, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज थी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों हमें रिसोर्सेज को सेव करना चाहिए, हैशटैग सेव रिसोर्सेज क्यों करना चाहिए हमें सेव, ये देख लेते हैं। तो रिसोर्स जो है, साधन जो है किसी भी बढ़ोतरी वाली एक्टिविटी के लिए, बढ़ोतरी वाली गतिविधि, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये रिसोर्स में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका इररेशनल कंजम्पशन हो रहा है, कोई इंसान को ज्यादा मिल रहा है, कोई इंसान को कम मिल रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहां पर इतने की जरूरत है वहां पर इतना लग रहा है ना। रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि सेव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए इसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर करे कैसे वो देखो। तो इंटरनेशनल लेवल पे रिसोर्स कंजर्वेशन जो है वो एडवोकेट किया गया था, मतलब इसके ऊपर देख रेख हुई थी, बातचीत हुई थी 1968 में एट क्लब ऑफ रोम, और उसके बाद 1978 में ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट बनी थी। और उसमें इन सब रिपोर्ट्स में, इन सब मीटिंग्स में यही बात चली थी कि भाई रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बचाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। नाउ लैंड रिसोर्सेज, लैंड जो है मतलब जमीन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, बहुत लिमिटेड भी है, इसलिए उसका यूज बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ होना चाहिए, है ना। अब लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया की बात कर लेते हैं कि हमारी इंडिया के पास कितनी जमीन प्रेजेंट है। ओके, ये थोड़ा फैक्ट वाला है बट इसको याद कर लेना। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर रिलीफ फीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सारी जगह प्लेन लैंड है, कई जगह माउंटेन है, कई जगह प्लेट्यू है, कई जगह प्लेन्स है ना। तो ऐसे ऐसे है। तो 43% तो प्लेन लैंड एरिया है, एग्रीकल्चर कर लो मतलब खेती बाड़ी कर लो या इंडस्ट्री सेटअप कर लो। 27% प्लेट्यू वाला एरिया, प्लेट्यू वाला एरिया कुछ इस टाइप से होता है, लाइक लो लेइंग हिल, है ना, हिल टाइप छोटा माउंटेन। और यहाँ पर इन प्लेट्यू में मिनरल फॉसल फ्यूल मिल जाते हैं। और 27% प्लेट्यू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ फॉरेस्ट भी है। और 30% जो है वो पहाड़ है। तो इस टाइप के रिलीफ फीचर्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। अब लैंड यूटिलाइज, इंडिया में जो ये जमीन है ये कैसे कैसे यूटिलाइज की जाती है, इन जमीनों के ऊपर क्या क्या होता है वो चीज देखते हैं। सो जोग्राफिकल प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज यूज। तो ये जो लैंड यूटिलाइजेशन है ना, वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें ये बताते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है ना। सबसे पहले तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, एक लार्ज जमीन का टुकड़ा, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, जानवर रहते हैं, फूल पत्ती हैं, इस टाइप से। अब दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। जरूरी थोड़े ना कि सारी जो जमीन है वो उपजाऊ ही है, बहुत सारी जमीन ऐसी भी है जो बंजर है, उसके ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं हो सकती, है ना। तो उसको हम बैरन और वेस्ट लैंड कहते हैं, मतलब कि उसके ऊपर फिर हम बिल्डिंग बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, है ना। उसके बाद अनकल्टिवेटेड अदर लैंड, कोई ऐसी बंजर जमीन जो कि दूसरी टाइप की है। अब उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम परमानेंट पैस्चर्स बना सकते हैं। जो आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी है, उनको चरने के लिए भी कोई जमीन चाहिए ना, कोई मैदान चाहिए, तो ग्रेजिंग लैंड बना देते हैं उनके लिए, है ना। वहां पर अलग अलग तरीके के दूसरे टाइप के ट्रीज क्रॉप्स लगा सकते हैं। और कभी कभी तो हम उसको वेस्ट लैंड भी बना देते हैं, जैसे कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके पूरे सिटी वगैरह का, और उसको फिर खाद में बदल दिया, उसकी कंपोस्टिंग कर दी। तो अनकल्टिवेटेड अदर लैंड में ये सब चीजें आती हैं। फिर फैलो लैंड, पहले फैलो का मतलब समझो क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि फिर आपको बताऊंगी नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर समझ नहीं आया तो उसका फायदा नहीं है ना। सो फैलो एक फार्मिंग टेक्निक है, क्या है, एक तरीके की किसान
खेती बाड़ी की टेक्निक है इन विच अरेबल लैंड मतलब कि जो उपजाऊ नहीं होती, ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है विदाउट सोइंग फॉर वन और मोर वेजिटेटिव साइकिल। उसके ऊपर कुछ बोया नहीं जाता, एक साइकिल के लिए, दो साइकिल्स के लिए, है ना, वो ऐसे ही रहती है। उस जमीन पे कुछ बोया नहीं जाता काफी टाइम तक, जैसे 1 साल तक या फिर 5 साल तक। क्यों? ताकि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो ठीक हो जाए, वो ज्यादा उपजाऊ बन जाए और वो रिकवर हो जाए, है ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर आ जाए, मतलब काफी अच्छी खिली खिली सी वो सॉइल बन जाए। उस चीज को हम फैलो कहते हैं, ठीक है। तो ये फैलो लैंड जो है वो एक एग्रीकल्चरल ईयर के लिए भी उसको छोड़ सकते हैं विदाउट सोइंग, या फिर 1 से 5 साल के लिए भी हम इसको छोड़ सकते हैं। नेट सोन एरिया कौन सा होता है, ये जो अभी बता रही हूँ ना मैं आपको, इसको ध्यान रखना क्योंकि इसका कंसेप्ट अभी आगे भी आएगा। तो नेट सोन एरिया टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स की कितना एरिया में आपने क्रॉप्स को उगाया हुआ है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एंड द एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस अ ईयर। और वो वाला एरिया भी ये दर्शाता है जहां पर एक टाइप की क्रॉप एक साल में एक बार होती है, ठीक है। तो ये नेट सोन एरिया होता है। नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में कैसे हम जमीन का यूज करते हैं, तो ये फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स कौन से, जैसे कि क्लाइमेट कैसा है कंट्री का, सॉइल कैसी अवेलेबल है, टोपोग्राफी क्या होती है कि अपर लेयर ऑफ द सॉइल कैसी है, या फिर सॉइल अलग अलग टाइप की है ना, एक्सेट्रा। ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चर और ट्रेडिशंस कैसे हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर ये देखा जाता है कि कितनी लैंड हमें किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है ना। अब इंडिया का एरिया देखो, टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें से लैंड अंडर परमानेंट प्रेशर, और उसके अंदर से जो चरने के लिए जो कैटल होते हैं, जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके लिए पैस्चर की जो जमीन है वो कम हो गई है ना। और इंडिया में जो लैंड यूज कि कितनी ज़मीन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, उसका डाटा सिर्फ 93% लैंड के लिए ही अवेलेबल है। बाकी 7% लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, अभी तक उसका डाटा हमें मिला नहीं है ना। अब मेजर चेंजेस दैट टुक प्लेस इन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में जो ज़मीनें किस किस काम के लिए यूज़ होती हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस या फिर बदलाव आए हैं। अब वो कौन कौन से ये देखो, तो 1960 से 61 तक और 2014 और 15 तक काफ़ी सारे लैंड यूज पैटर्न में चेंज आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ दी अदर देन करंट फेलो लैंड्स, बहुत सारी करंट फेलो लैंड से अलग आर पुअर क्वालिटी, वो पुअर क्वालिटी के हैं, और अगर उसके ऊपर हम खेती बाड़ी करना चाहें तो उसमें पैसा बहुत लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो पैटर्न है नेट जोन एरिया का वो वेरी करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, मतलब हर स्टेट में वेरी करता है कि किस टाइप की ज़मीन है, उसके ऊपर खेती बाड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो कितना पैसा लगेगा, और कौन कौन सी क्रॉप्स हम इस टाइप की ज़मीन पे बो सकते हैं, तो स्टेट टू स्टेट मैटर करता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया जो है वो 33% होना चाहिए, बट एक्चुअल में 27% से भी कम है आई गेस, तो वो बहुत लो है फॉरेस्ट एरिया। और वेस्ट लैंड के अंदर जो ये आपके पत्थर वगैरह हो गए, सूखा वाला एरिया हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया, या फिर ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें आती हैं। तो इसके ऊपर, ऐसी ज़मीनों के ऊपर आपके सेटलमेंट हो सकती है, रोड बन सकते हैं, रेलवेज या फिर इंडस्ट्रीज भी बन सकते हैं, ओके। अब भाई लैंड का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, लैंड भी डिस्ट्रॉय हो रही है, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं ये हमें डिस्कस करना है। सो इट इज़ कॉमन प्रॉब्लम जो कि लैंड के साथ एसोसिएट है। अब हम जो ह्यूमंस हैं वो काफ़ी सारे उल्टे काम करते रहते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट देते हैं, है ना, तो उससे ज़मीन बेकार ही होगी। ज़्यादा चरा देते हैं अपने भेड़ बकरियों को, माइनिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत बेकार हो जाते हैं। और कुछ कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि विंड और वाटर और विंड, जिससे कि सॉइल इरोजन हो जाता है, और सॉइल की यानी कि ज़मीन की ऊपरी जो लेयर होती है वो अपने साथ वो उड़ा के या फिर बहा के ले जाते हैं। ऊपरी लेयर ही चली गई तो नीचे की ज़मीन ऑटोमेटिकली ख़राब हो गई। और ऊपर से हम मिनरल प्रोसेस करते हैं, मतलब कि हम जो है ज़मीन को खोद-खोद के मिनरल्स निकाल के लेके आते हैं, तो वो भी बहुत बुरा है लैंड रिसोर्स के लिए।
अब कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर मैनेजमेंट करो ग्रेजिंग की, मतलब परमानेंट बना दो कि यहाँ तुम चरा सकते हो, इतना चरा सकते हो। माइनिंग पे कंट्रोल रखो, शेल्टर बेल्ट्स बनाओ। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं कि ट्रीज का बैरियर है। जैसे मान लो यहाँ पर इस पर्टिकुलर खांचे में वो हुई है, क्रॉपिंग हुई है, खेत है ये, तो इस जगह पर वो लगा दो, इस किनारों किनारों पे लाइक पेड़ वगैरह लगा दो। ये होती है शेल्टर बेल्ट, मतलब क्रॉप्स के लिए हमने शेल्टर बना दिया, जिससे कि अगर बहुत तेज तेज हवा चले या फिर तूफान आ जाए या फिर फ्लड आ जाए तो इरोजन ना हो पाए और क्रॉप्स बर्बाद ना हो, है ना। उससे जमीन भी बची रहेगी। इंडस्ट्रियल वाटर का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए ताकि सॉइल पॉल्यूशन ना हो, लैंड पॉल्यूशन ना हो। और सैंड ड्यून्स बना दो, मतलब जमीन ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ कर दो ताकि पानी आए तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे टकराए और पानी नीचे ही चला जाए, इस टाइप से। तो लैंड का समझ में आ गया। अब हम शुरू करेंगे सॉइल का, ठीक है। सॉइल लिविंग सिस्टम है और इसके अंदर अलग अलग टाइप के जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि मिट्टी के अंदर, जैसे कि आपके वो वाले कीड़े नहीं होते अर्थवॉर्म, ठीक है, तो वो भी रहते हैं इसके अंदर। सॉइल बनती कैसे है? बहुत करोड़ों अरबों खरबों साल लगते हैं इसको बनने के लिए। इसको डेप्थ में जाने के लिए पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ, टाइम, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सॉइल के बनने के लिए, है ना। अब सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है जो कि इंडिया में मिलती है, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। तो अब हम शुरू करते हैं एलुवियल सॉइल से। ओके ओके, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पूरी इंडिया में भर भर के है, ठीक है। एंड मोस्टली एलुवियल सॉइल को कौन सी रिवर्स डिपॉजिट करती हैं? एक तो द इंडस, द गैंगेस एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये तीन रिवर्स एलुवियल सॉइल को लेके आती हैं, ठीक है। और ये जो सॉइल है इसके अंदर आपको पोटैश मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये तो फैक्ट्स वाली चीजें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अंदर काफी ज्यादा रेती है, सैंड और सिल्ट है, कंकड़ वगैरह, और क्ले भी है, ठीक है। और ये डिवाइड, इसकी एज के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक भंगर और एक खादर, ये तो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी जो बच्चे भूल गए हैं कि भंगर और खादर क्या है, इंक्लूडिंग मी मेरे को भी इतना अच्छे से याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए। भंगर भाई ओल्ड एलुवियल सॉइल थी और खादर नई वाली एलुवियल सॉइल है। भंगर जो है वो रिवर बेसिन के बहुत दूर मिला करती है, मतलब रिवर के पास पास नहीं मिलती। खादर जो है रिवर बेसिन के पास ही मिलती है, मतलब रिवर के पास मिलती है, ये लगा लो। भंगर इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं थी और उपजाऊ नहीं थी, इसलिए ये खेती बाड़ी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये खादर वाली पानी के पास ही मिलती है तो ये काफी ज्यादा उपजाऊ है और इसको जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। और ये जो एलुवियल सॉइल है ना, ये शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल और पल्स क्रॉप जैसी मतलब क्रॉप्स को उगाने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। आते हैं ब्लैक सॉइल पे, मैं भी आज ब्लैक ही हूँ तो ब्लैक सॉइल जो है वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके ऊपर हम कॉटन उगा सकते हैं, है ना। तो इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर रेगर सॉइल भी बोलते हैं। और ये ब्लैक कलर की क्यों हो जाती है? ऑब्वियसली क्लाइमेट की वजह से। और इसका पेरेंट रॉक मटेरियल कुछ ऐसा ही होता है जो इसको काले रंग का बना देता है। कहाँ मिलती है? जो वेस्ट और सेंट्रल इंडिया है ना, वेस्ट यानी कि आपको गुजरात वगैरह का एरिया हो गया, और सेंट्रल जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह का एरिया हो गया, तो वहां पर डकन ट्रैप है, डकन प्लेट्यू है, तो उस जगह पर, और वहां पर काफी ज्यादा लावा भी होता है, लावा का जो फ्लो है वहां पर होता है, तो इसलिए ये जो काले रंग की जो सॉइल है वो वहां पे पाई जाती है। इसके अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम। और ये कौन कौन से प्लेट्यूज को कवर करती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वही वेस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। रेड और येलो सॉइल पे आते हैं। ऑब्वियसली ये रेड कलर में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आयरन का जो कंटेंट है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और देखो ये डक्कन प्लेट्यू में ही पाई जाती है। जो डक्कन प्लेट्यू है ना वो अलग अलग पार्ट में भी लाया करता है। तो डक्कन प्लेट्यू ऑफ ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट जैसे कि केरला, कर्नाटका वगैरह, तमिलनाडु, और ईस्टर्न पार्ट आपका ये वाला
बट वी कॉल दैट असम साइड टाइप, ठीक है। और इट इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट में भी मिलता है, मिडल गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट का जो जोन होता है वहां पर ये सारी जो रेड और येलो सॉइल है वहां पे मिलती है। लेटराइट सॉइल जो है ईट वाली होती है, ठीक है, ब्रिक वाली, है ना। और ये मिलती है ये डेवलप होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, मतलब जब ज़्यादा ही ड्राई सीजन आ जाता है ना, धूप वाला सीजन आ जाता है तो तब ये मिलती है, ठीक है। और कभी कभी वेट भी हो जाता है तब भी ये बन जाती है। और ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है, ओके। एरिड सॉइल जो है वो रेड भी कलर की हो सकती है, ब्राउन भी कलर की हो सकती है। ये सैंडी होती है, रेतीली, है ना, और नमकीन होती है नेचर में, सलाइन। ड्राई एरियाज पे पाई जाती है जैसे कि राजस्थान वगैरह के एरिया में। और इसके अंदर सॉल्ट, नमक वगैरह पाया जाता है, क्योंकि इस टाइप की सॉइल में से इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो होता है ना। इट कैन बी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ओनली विद सुटेबल इरिगेशन मेथड। यहाँ पर खेती बाड़ी तभी हो सकती है अगर इरिगेशन मेथड काफी अच्छे से हम रखें, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान के केस में। बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल या फिर आपकी माउंटेन सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो हिली या फिर माउंटेन वाले एरिया में मिलती है आपको, जहाँ पर काफी ज्यादा बारिश वगैरह होती है। और ये जैसे वैली है, दो माउंटेन है, वैली यहाँ पर होगी, यहाँ से वाटर जाएगा, तो इसके यहाँ पर भी इस फॉरेस्ट सॉइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सॉइल इरोजन क्या होता है, जब किसी भी जमीन की ऊपरी परत चली जाती है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और ये क्यों जाती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग हो जाती है, विंड, ग्लेशियर वाटर की वजह से, या फिर हम प्लोइंग जो मतलब हल चलाना होता है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। और विंड जो है वो हवा के थ्रू, मतलब हवा जो है वो सॉइल को उड़ा ले जाती है, तो इस वजह से लूज हो जाती है सॉइल, इस वजह से भी हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है इसका, एक तो हम ग्रेजिंग अच्छे से करवाएं कंट्रोल तरीके से, एफॉरेस्टेशन करें, शेल्टर लगाएं, मतलब पेड़ वाला जो मैंने आपको बताया था ना कि हर बाउंड्री पे पेड़ 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 लगा दो और बीच में खेती बाड़ी कर लो, इस तरीके से। और स्ट्रिप्स लगा दो, मतलब जैसे आपने कोई भी क्रॉप्स उगाई है तो उन क्रॉप्स के बीच में घास उगा दो, इस टाइप से। और स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, टेरेसेस वो होते हैं इस टाइप से, ठीक है, वो बना दो। और प्लोइंग अलोंग दी काउंटर लाइंस, जो काउंटर लाइंस है ना आपकी ये वाली, इनको हम काउंटर लाइंस बोलते हैं। और इन्हीं के आसपास ही आप जो है वो हल चलाओ, इस तरीके से आप सॉइल इरोजन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना है नोट्स स्टडी मटेरियल के लिए, है ना। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो देन आपको क्या करना है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।